Hello everyone, this is 5th September session of the Hindu newspaper analysis. Today we will discuss mainly 5 issues. The first issue is what do we know about ANIIDCO, Andaman and Nicobar Industrial Development Corporation के बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे. The second issue is latest ILO study link artificial intelligence to dip in labor income. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से लेबर इनकम थोड़ा डिप हुआ है. थर्ड इशू वाई हैज हिमाचल प्रदेश रेज द मैरिजेबल एज फॉर वुमेन. फोर्थ इशू फ्रॉम कावेरी वाटर रिवर क्राइसिस. एंड फिफ्थ इशू इज रिलेटेड टू गैप बिटवीन एलोकेशन फॉर हेल्थ आउटकम्स इन स्टेट. लेट्स डिस्कस ऑल द इशूज. व्हाट डू वी नो अबाउट ANIIDCO? What is issue? The Andaman and Nicobar Island Integrated Development Corporation is the project proponent for Niti Aayog promoted rupees 72,000 crore mega infrastructure project in Great Nicobar, the southernmost island in Andaman and Nicobar archipelago. नीति आयोग ने 72,000 करोड़ रुपीज का मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ग्रेट निकोबार के अंदर प्रोविजन किया है. ग्रेट निकोबार जो कि अंडमान एंड निकोबार आर्किपिलागो का साउथर्न मोस्ट आइलैंड है और इसके लिए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कराए. The project entails the construction of a transshipment port, a greenfield airport, a tourism and township project, and a solar and gas-based power plant in Great Nicobar. ग्रेट निकोबार के अंदर जो प्रोजेक्ट है इसमें 4 मेनली प्रोजेक्ट इंक्लूड है, जिसमें फर्स्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, अ ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, सेकंड थर्ड अ टूरिज्म एंड टाउनशिप प्रोजेक्ट, फोर्थ अ सोलर एंड गैस बेस्ड पावर प्लांट. ये 4 प्रोजेक्ट यहाँ पर फिक्स किए गए हैं. ANIIDCO which has been granted permission for the mega project is a little known quasi government agency based in Port Blair. ANIIDCO ये एक क्वेसी गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि पोर्ट ब्लेयर में है. इस ऑर्गेनाइजेशन को, ये कॉरपोरेशन को इस मेगा प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की परमिशन दी गई है. द 910 स्क्वायर किलोमीटर आइलैंड इज नॉट जस्ट अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बट ऑल्सो होम टू इंडिजिनस कम्युनिटीज विद स्पेशल राइट्स एंड इज ऑल्सो लोकेटेड इन वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकली एक्टिव जोन. ग्रेट निकोबार 910 स्क्वायर किलोमीटर का एक आइलैंड है. ये सिर्फ एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है बल्कि बहुत सारे इंडिजिनस कम्युनिटीज यहाँ पर स्टे करती हैं जिन्हें स्पेशल राइट मिले हुए हैं. ग्रेट निकोबार टेक्निकली एक्टिव जोन में आता है. व्हाट इज ANIIDCO? ANIIDCO was incorporated on June 28, 1988 under the Company Act. कंपनी एक्ट के अंडर 1988 में इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था. Its objective is to develop and commercially exploit natural resources for balanced and environment-friendly development of territory. अंडमान और निकोबार के अंदर बैलेंस एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली डेवलपमेंट के लिए इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है और वहाँ नेचुरल रिसोर्सेज का जो एक्सप्लोर किया जाए वो इस तरह से किया जाए कि इन्वायरमेंट लॉस ना हो. इट्स मेन एक्टिविटीज इंक्लूड ट्रेडिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, Indian made foreign liquor and milk, managing tourism resorts and infrastructure development for tourism and fisheries. ANIIDCO का जो मेन एक्टिविटीज है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट का ट्रेडिंग करना, इंडियन मेड फॉरेन लिक्वर एंड मिल्क, मैनेजिंग टूरिज्म रिजॉर्ट्स एंड टूरिज्म एंड फिशरीज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना भी इसकी एक्टिविटीज में आता है. वेयर इज ग्रेट निकोबार एंड विच आर कम्युनिटीज लिविंग देयर? The island of Great Nicobar is the southernmost tip of India and a part of Andaman and Nicobar archipelago that comprises 600 odd islands. अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो के अंदर अबाउट 600 और आइलैंड है
और इसका साउथर्न मोस्ट टिप ग्रेट निकोबार है। इट इज हिली एंड कवर्ड विद लस रेन फॉरेस्ट दैट आर सस्टेन्ड बाय अराउंड 3500 मिलीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल। ग्रेट निकोबार एक हिली एंड लस रेन फॉरेस्ट कवर्ड आइलैंड है और अबाउट यहाँ पर एनुअली रेनफॉल की अगर बात की जाए 3500 मिलीमीटर एनुअली यहाँ पर रेनफॉल होता है। The rainforest and beaches host numerous endangered and endemic species, including the giant leatherback turtle, the Nicobar megapod, the great Nicobar crab, the Nicobar crab-eating macaque, and Nicobar tree shrew. ग्रेट निकोबार के अंदर जो रेन फॉरेस्ट और बीचेज हैं यहाँ पर कुछ एंडेंजर्ड एंड एंडेमिक स्पीसीज यहाँ पर फाउंड की जाती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पर ये स्पीसीज मिल जाएंगे, जिसमें जायंट लेदरबैक टर्टल, निकोबार मेगापोड, ग्रेट निकोबार क्रैब ईटिंग मकाक एंड निकोबार ट्री श्रू, ये सब स्पीसीज यहाँ पर मिल जाएंगे। It has an area of 910 square kilometer with mangrove and pandanus forest along its coast. 910 स्क्वायर किलोमीटर में रीजन फैला हुआ है और यहाँ पर कुछ मैंग्रोव एंड पांडा फॉरेस्ट भी यहाँ पर मिल जाएंगे। द आइलैंड इज होम टू टू ट्राइबल कम्युनिटी, द सोम्पेन एंड निकोबारीज। इस आइलैंड के अंदर मेनली 2 ट्राइबल कम्युनिटी मिल जाएंगे, जिसमें फर्स्ट है सोम्पेन कम्युनिटी एंड सेकंड निकोबारीज कम्युनिटी। Sompen, around 250 in total, mostly live in interior forest and are relatively isolated from the rest of population. सोम्पेन कम्युनिटी के अंदर टोटल पॉपुलेशन 250 है, जो कि इंटीरियर फॉरेस्ट के अंदर लिविंग करते हैं और आउटर पॉपुलेशन से आइसोलेटेड हैं। दे आर प्रीडोमिनेटली हंटर गैदरर एंड आर क्लासिफाइड एज अ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप विद द लिस्ट ऑफ एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब। सोम्पेन कम्युनिटी हंटर गैदरर कम्युनिटी है, जिनको एसटी का जो पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप पीवीटीजी यानी एसटी के अंदर पीवीटीजी क्लासिफिकेशन किया गया है। सोम्पेन कम्युनिटी इसी क्लासिफिकेशन के अंदर बिलोंग करता है। द निकोबारीज कम्युनिटी प्रैक्टिस फार्मिंग एंड फिशिंग। इट हैज़ 2 ग्रुप्स, द ग्रेट निकोबारीज एंड लिटिल निकोबारीज। निकोबारीज कम्युनिटी का जो मेन वर्क है वो फार्मिंग एंड फिशिंग है और निकोबारीज कम्युनिटी को मेनली 2 ग्रुप में यहाँ पर डिवाइड किया गया है, ग्रेट निकोबारीज एंड लिटिल निकोबारीज। टुडे देयर आर अराउंड 450 ग्रेट निकोबारीज ऑन द आइलैंड। प्रेजेंट में ग्रेट निकोबारीज का जो नंबर है 450 है। लिटिल निकोबारीज नंबरिंग अराउंड 850, मोस्टली लिव इन अरब बे इन ग्रेट निकोबार एंड ऑल्सो इन 2 अदर आइलैंड इन द आर्कीपिलागो पुरोमिलो एंड लिटिल निकोबार। लिटिल निकोबारीज पीपल का जो नंबर है वो 850 है और ये आफ्रा बे इन ग्रेट निकोबार के अंदर लिविंग करते हैं। व्हाट इज द नीति आयोग प्रोजेक्ट? नीति आयोग का क्या प्रोजेक्ट यहाँ पर फिक्स किया गया है? इन मार्च 21, नीति आयोग अनवेल्ड a 72,000 crore rupees called holistic development of Great Nicobar Island at Andaman and Nicobar Island। 2021 मार्च में नीति आयोग ने ग्रेट निकोबार आइलैंड जो कि अंडमान और निकोबार में है उसके होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए 72,000 करोड़ रुपीज़ के कुछ प्लान यहाँ पर तैयार किए थे। इट इंक्लूड द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इंटरनेशनल ट्रांसिट टर्मिनल, एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अ पावर प्लांट एंड अ टाउनशिप। इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल इसको बनाना है इस प्रोजेक्ट के अंदर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पर बनाना होगा, पावर प्लांट यहाँ पर बनाना है, टाउनशिप यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करना है। Project is to be implemented by a government undertaking called the Andaman and Nicobar Island Integrated Development Corporation. What are the benefits of this project? इस प्रोजेक्ट के क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं? Proposed code will allow Great Nicobar to participate in regional and global maritime economy by becoming a major player in cargo transshipment. ग्रेट निकोबार को रीजनल एंड ग्लोबल मैरीटाइम इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ पर एक चांस मिलेगा इसकी वजह से, क्योंकि ग्रेट निकोबार का जो रीजनल इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा वीक है, तो इसको कहीं ना कहीं इससे प्रॉफिट मिलेगा। द प्रोपोज्ड एयरपोर्ट विल सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ मैरीटाइम सर्विसेज and enable Great Nicobar Island to attract international and national visitors to experience the outstanding natural environment and participate in sustainable tourism activity। इन सभी प्रोपोज्ड प्रोजेक्ट के बाद ग्रेट निकोबार इंटरनेशनल और नेशनल विजिटर्स को अट्रैक्ट करेगा और यहाँ का जो आउटस्टैंडिंग नेचुरल इन्वायरमेंट है उसकी वजह से सस्टेनेबल टूरिज्म एक्टिविटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेज हो सकती है।
गवर्नमेंट डिनोटिफाइड टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए गवर्नमेंट ने टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को यहाँ पर डिनोटिफाई कर दिया है। इट मीन्स जो पहले इस एरिया के अंदर ग्रेट निकोबार के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुआ करती थी, अब उसको डिनोटिफाई कर दिया गया है। इन जनवरी 2021 इंडियन गवर्नमेंट डिनोटिफाइड टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी द गैलेथिया बे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड मेगापोड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टू मेक वे फॉर प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मेनली टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को यहाँ पर डिनोटिफाई कर दिया गया है, गैलेथिया बे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और उसके बाद सेकंड Megapod Wildlife Sanctuary. In the same month, the government released a National Maritime Turtle Action Plan that lists Galathea Bay as a maritime turtle habitat in India. जनवरी 2001 में ही गवर्नमेंट ने नेशनल मैरीटाइम टर्टल एक्शन प्लान भी यहाँ पर रिलीज किया है, जो कि गैलेथिया बे के अंदर पहले इसको टर्टल की अगर बात की जाए तो ये गैलेथिया बे के अंदर बहुत ज़्यादा फाइंड किए जाते थे। गैलेथिया बे को यहाँ पर डी नोटिफाई कर दिया गया। इसकी जगह नेशनल मैरीटाइम टर्टल एक्शन प्लान यहाँ पर लॉन्च किया गया है। द ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल इज एक्सपेक्टेड टू बी डेवलप्ड एट गैलेथिया बे, वन ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेस्टिंग साइट फॉर द जायंट लेदरबैक टर्टल। ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल जो कंस्ट्रक्ट करने का जो प्लानिंग है वो गैलेथिया बे के अंदर किया जाएगा। और गैलेथिया बे ये जायंट लेदरबैक टर्टल के नेस्टिंग साइट है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट नेस्टिंग साइट है। Both leatherback turtle and Nicobari megapod are listed in Schedule 1 of Wildlife Protection Act 1972 to the highest level of protection for wild animal under Indian law. लेदरबैक टर्टल एंड निकोबारी मेगापोड ये वाइल्ड लाइफ प्रोडक्शन एंड 1972 के शेड्यूल 1 के अंदर लिस्टेड है। और 1972 की जो शेड्यूल 1 लिस्टिंग होती है, अगर कोई भी एनिमल या प्लांट इसमें लिस्टिंग हो जाता है तो इसमें उस एनिमल या प्लांट को हाई लेवल ऑफ प्रोडक्शन मिलता है। वाई इज देयर ओपोजिशन। इस प्रोजेक्ट का ओपोजिशन क्यों किया जा रहा है, ओपोज क्यों किया जा रहा है? मेगा प्रोजेक्ट हैज बीन हेवीली क्रिटिसाइज्ड फॉर इट्स इकोलॉजिकल कॉस्ट एंड फॉर पोटेंशियल वायलेशन ऑफ ट्राइबल राइट्स। इकोलॉजिकल कॉस्ट और ट्राइबल पीपल के राइट्स के वायलेशन की वजह से इसका ओपोज किया जा रहा है। प्रोजेक्ट रिक्वायर द डाइवर्जन ऑफ अबाउट 130 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ forest land and the felling of around 10 lakh trees। 130 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट का यहाँ पर डाइवर्जन किया जाएगा और अबाउट इसमें 10 लाख ट्रीज का फेलिंग किया जाएगा। एज ऑफ द सोमपेन वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट इज डिसीज। सिंस द सोमपेन हैव हैड अ लिटिल कॉन्टैक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड, they have not yet developed immunity to infectious diseases that affect India's general population। सोमपेन कम्युनिटी जो कि आउटर पॉपुलेशन से सेपरेट रही है, अगर इनका क्योंकि इनका जो इम्यूनिटी है वो बहुत वीक है, अगर ये आउटर पॉपुलेशन के कॉन्टेक्ट में आएंगे तो कहीं ना कहीं बहुत सारे पैंडेमिक या कह सकते हैं कि इलनेस ट्रांसफ़र हो सकते हैं और ये जनरल पॉपुलेशन के लिए भी हार्मफुल हो सकता है। इन्फेक्टियस डिसीज यहाँ पर स्प्रेड हो सकते हैं। लोकल पंचायत ऑफ कैंपबेल बे रेज कंसर्न ओवर द सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट प्रोसेस फॉर लैंड एक्विजिशन फॉर द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट के लिए जो लैंड एक्विजिशन यहाँ पर किया जा रहा है उसके सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाना चाहिए। इसको लेकर वहाँ का जो कैंपबेल बे का जो लोकल पंचायत है उसने भी कंसर्न रेज किया है। Researchers who work on disaster management have also raised concern that proponents of mega project have failed to adequately assess earthquake risk। कुछ रिसर्चर का कहना है कि ये जो रीजन है अर्थक्वेक रिस्क वाला रीजन है और इसको असेस करना चाहिए। अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो इज लोकेटेड इन द रिंग ऑफ फायर, अ सेस्मिकली एक्टिव रीजन दैट एक्सपीरियंस सेवरल अर्थक्वेक थ्रू आउट द ईयर। इस रीजन में थ्रू आउट द ईयर सेवरल अर्थक्वेक एक्सपीरियंस किए जाते हैं बिकॉज रिंग ऑफ फायर पर ये लोकेटेड है और एक सेस्मिकली एक्टिव रीजन है। अकॉर्डिंग टू सम एस्टिमेट द रीजन हैज एक्सपीरियंस्ड क्लोज टू 500 क्वेक ऑफ वेरिंग मैग्नीट्यूड इन लास्ट डिकेड। अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट अबाउट लास्ट डिकेड में यहाँ पर 500 से ज़्यादा क्विक एक्सपीरियंस किए गए हैं। एरिया इज इन कैटेगरी 5 द जोग्राफिकल जोन विद द मोस्ट सेस्मिक हजार्ड। अर्थक्वेक का जो कैटेगरी होता है उसमें 5th कैटेगरी के अंदर ये रीजन आता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इशू इज व्हाई हैज हिमाचल प्रदेश रेज द मैरिजेबल एज फॉर वुमेन।
On August 27, the Himachal Pradesh Assembly passed a bill raising the minimum marriageable age for women from 18 to 21 years. 27 अगस्त को हिमाचल प्रदेश असेंबली ने वुमेन का जो मैरिजेबल एज पहले 18 ईयर हुआ करता था, अब इसको 21 करने के लिए एक बिल इंट्रोड्यूस किया असेंबली के अंदर, मेनली इसको पास कर दिया गया है। Prohibition of child marriage Himachal Pradesh Amendment Bill 2024 was passed on the first day of 2 week monsoon session। 2 week monsoon session का जो फर्स्ट डे हिमाचल प्रदेश के अंदर, उसमें इस बिल को पास कर दिया गया है। इट्स सीक टू अमेंड द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 टू एडवांस जेंडर इक्वलिटी। Himachal Pradesh became the first state in the country to enact the legislation to increase the marriage age of girls to 21। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के अंदर ये जो अमेंडमेंट किया गया है, ये जेंडर इक्वलिटी को एडवांस करने के लिए किया गया है। हिमाचल प्रदेश फर्स्ट स्टेट कंट्री का बन गया है जिसने वुमेन का मैरिजेबल एज को इंक्रीज किया है 21 इसने किया है। वाई वॉज द बिल पास्ड? अर्ली मैरिज ऑब्स्ट्रक्ट गर्ल्स एजुकेशन एंड लिमिट देयर पोटेंशियल फॉर प्रोग्रेस इन लाइफ। अर्ली मैरिज की वजह से गर्ल्स की एजुकेशन एंड लाइफ की जो उनकी प्रोग्रेस है वो कहीं ना कहीं लिमिट होती है, एजुकेशन ऑब्स्ट्रक्ट होता है। Proposed amendments to the 2006 Act aim to reduce instances of early pregnancies and motherhood which adversely affect the women's health। वुमेन के हेल्थ को अफेक्ट करने वाले जो प्रेगनेंसी है और मदरहुड है उसको कहीं ना कहीं ये रिड्यूस करेगा, जो इसकी वजह से एडवर्स इफेक्ट होते हैं। इज द प्रेसिडेंट एसेंट नेसेसरी? क्या हिमाचल प्रदेश स्टेट के अंदर जो ये बिल पास किया गया है, और क्योंकि सेंट्रल लॉ भी है इससे रिलेटेड, कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट सब्जेक्ट पर सेंट्रल एक्ट प्रिवेल होता है, और इस तरह से अगर स्टेट के द्वारा लॉ मेकिंग किया जाता है सेम सब्जेक्ट पर, क्या ये प्रेसिडेंट की एसेंट इसमें नेसेसरी हो जाती है? इन दिस केस गवर्नर्स एसेंट वुड टिपिकली सफिक्स टू इनैक्ट द बिल इनटू लॉ। बिल को लॉ में कन्वर्ट करने के लिए गवर्नर का जो एसेंट है वो सफिक्स है, बट यहाँ पर कंडीशन ये है क्योंकि ये सेंट्रल लॉ का एक तरीके से वहाँ पर इनकन्सिस्टेंसी पैदा करता है, क्योंकि सेंट्रल लॉ भी है और स्टेट ने भी अपना लॉ अगर मेकिंग किया है तो वहाँ पर कुछ प्रोविज़न किए जाते हैं कि उसके लिए प्रेसिडेंट का एसेंट बहुत ज़रूरी है। However, since the bill introduced a different minimum marriageable age for women, its provisions will be deemed inconsistent with the 2000 Act, a law enacted by Parliament। बिल जो इंट्रोड्यूस किया गया है मिनिमम मैरिजेबल एज के लिए, इंडिया में मैरिज से रिलेटेड या मिनिमम एज से रिलेटेड 2006 का एक्ट पहले से ही पार्लियामेंट के द्वारा इनेक्ट किया जा चुका है, और ये जो बिल हिमाचल प्रदेश के अंदर पास किया गया है ये इनकन्सिस्टेंट डीम्ड किया जाएगा। दिस पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ब्रिंग आर्टिकल 254 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इनटू प्ले। ये जो कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर पैदा होगा ये आर्टिकल 254 कॉन्स्टिट्यूशन का उसको एक तरीके से रेज करेगा। According to clause 1 of provision, if a state legislature enact a law on a subject covered by concurrent list that is repugnant to the provision of an existing central law, then that repugnant or inconsistent portion of the state law will be considered void। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 252 के अंदर ये प्रोविजन किया गया है, 254 के अंदर ये प्रोविजन किया गया है कि कोई सब्जेक्ट अगर कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है और सेंट्रल लॉ उसमें पहले से ही प्रिवेल है, उसके बाद अगर स्टेट उस सब्जेक्ट पर लॉ मेकिंग करता है तो स्टेट लॉ के द्वारा जो एक्स्ट्रा पोर्शन इसमें प्रोविजन किया गया है उसको वॉइड कर दिया जाएगा। टू रेमेडी दिस द स्टेट लेजिस्लेचर विल हैव टू बी रिजर्व्ड फॉर द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन एंड रिसीव हिज और हर एसेंट इन अकॉर्डेंस विद क्लॉज ऑफ आर्टिकल 254। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इसको रेमेडी करने के लिए स्टेट लेजिस्लेचर इस बिल को रिजर्व कर दिया प्रेसिडेंट कंसिडरेशन के लिए। प्रेसिडेंट कंसिडरेशन के बाद अगर एसेंट मिल जाता है तो इसको प्रॉपरली तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। विद द प्रेसिडेंट एसेंट द स्टेट लॉ मेक्स प्रेसिडेंस ओवर द सेंट्रल लॉ। प्रेसिडेंट के एसेंट के बाद स्टेट लॉ जो होगा वो सेंट्रल लॉ पर प्रेसिडेंस करेगा, बट सोली विद इन द जुडिक्शन ऑफ द स्टेट। और ये जो
अप्लाई होगा, ये ओनली स्टेट का जो ज्यूरिसडिक्शन है वहीं पर अप्लाई होगा। फ्रॉम क्राइसिस, स्पेशली इसमें कावेरी रिवर वाटर क्राइसिस से रिलेटेड हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ देख सकते हैं कि कावेरी रिवर का मैप दिया हुआ है। कावेरी रिवर स्पेशली 4 स्टेट एंड यूटी को कवर करता है, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला एंड पुडुचेरी। हाउ इज कावेरी वाटर बीइंग शेयर्ड? कावेरी रिवर का जो वाटर है किस तरह से शेयर किया जाता है? देयर इज अ केयरफुली क्राफ्टेड मंथली शेड्यूल विच गवर्न द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ water between Karnataka and Tamil Nadu, the two riparian states of Kaveri Basin. कावेरी बेसिन के 2 रिपेरियन स्टेट हैं, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए केयरफुली क्राफ्टेड मंथली शेड्यूल यहाँ पर तैयार किया गया है। ड्यूरिंग नॉर्मल वाटर ईयर, कर्नाटक इज बाउंड टू रिलीज 177.25 TMC ऑफ वाटर फ्रॉम जून टू मई टू तमिलनाडु along annual quota include 123.14 TMC allocated during the monsoon month from June to September. नॉर्मल वाटर डेज में ये प्रोविजन किया गया है कि कर्नाटक तमिलनाडु स्टेट के लिए 177.25 TMC वाटर रिलीज करेगा। और मानसून मंथ की अगर बात की जाए, स्पेशली जून टू सितंबर, तो एडिशनल वाटर 123.14 TMC वाटर कर्नाटक को रिलीज करना होगा। ये प्रोविजन किया गया है। Mainly ongoing southwest monsoon season often triggers dispute when rainfall fall short of expectations. इन स्टेट के बीच में जो डिस्प्यूट पैदा होता है मेनली वो तब होता है जब साउथ वेस्ट मानसून के थ्रू रेनफॉल शॉर्ट हो जाता है। अबाउट कावेरी रिवर के बारे में यहाँ पे, इट इज सैक्रेड रिवर ऑफ साउथर्न इंडिया नोन एज पोनी इन तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर इस रिवर को पोनी नाम से जाना जाता है और ये साउथ इंडिया की सैक्रेड रिवर है। कावेरी रिवर राइज ऑन ब्रह्मगिरी हिल ऑफ वेस्टर्न घाट इन साउथ वेस्टर्न कर्नाटक स्टेट, फ्लो इन अ साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन थ्रू द स्टेट ऑफ कर्नाटक एंड तमिलनाडु and descend the eastern Ghat in a series of great fall and drain into Bay of Bengal through Pondicherry. कावेरी रिवर कर्नाटक के अंदर वेस्टर्न घाट में ब्रह्मगिरी हिल से राइज होता है। उसके बाद ये कर्नाटक पहुंचता है, कर्नाटक से तमिलनाडु पहुंचता है और ईस्टर्न घाट में ये डेस्केंट हो जाता है, स्पेशली बे ऑफ बंगाल के अंदर। साथ में ये पौंडीचेरी को भी कवर करता है। ट्राइब्यूटरीज की अगर बात की जाए तो इसकी बहुत सारी ट्राइब्यूटरीज रिवर हैं, जैसे अर्कावती, हेमावती, सिमसा, हारंगी, लक्ष्मण तीर्था, स्वर्णवती, नोइल, भवानी, ये इसके कुछ ट्राइब्यूटरीज हैं। व्हाट इज द कावेरी रिवर डिस्प्यूट? कावेरी रिवर डिस्प्यूट क्या है? कावेरी रिवर ओरिजिनेट इन कर्नाटक, फ्लो थ्रू तमिलनाडु एंड मेजर ट्राइब्यूटरीज कमिंग फ्रॉम केरला एंड ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल थ्रू पौंडीचेरी। द डिस्प्यूट देयरफॉर इन्वॉल्व 3 स्टेट एंड 1 यूटी। कावेरी रिवर कर्नाटक के अंदर ओरिजिनेट होती है और तमिलनाडु के थ्रू ये मेजर ट्राइब्यूटरी साथ में लेके आगे बढ़ती है, केरला में पहुंचती है। बे ऑफ बंगाल के अंदर जिस टाइम पर ये ड्रेन होती है वो पौंडीचेरी के आसपास से ड्रेन होती है। इस तरह से कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला और पौंडीचेरी यूटी में इसका जो डिस्प्यूट है वो इन्वॉल्व है 4 यूटी एंड स्टेट के अंदर। Genesis of dispute is 150 years old and date back to the two agreement of arbitration in 1892 and 1922 between the then Madras Presidency and Mysore. डिस्प्यूट का जेनेसिस की अगर बात की जाए तो अबाउट 150 ईयर्स ओल्ड है, स्पेशली 1892 के अंदर एग्रीमेंट ऑफ आर्बिट्रेशन किए गए थे। 1924 के अंदर कुछ एग्रीमेंट किए गए थे और ये जो एग्रीमेंट किए गए थे ये फ्रीडम से पहले यानी 1947 से पहले जो मद्रास एंड मैसूर प्रेसिडेंसी हुआ करता था इनके बीच में डिस्प्यूट हुआ करता था। इस डिस्प्यूट के सॉल्यूशन के लिए यहाँ पर आर्बिट्रेशन किया गया था। एग्रीमेंट फॉलो द प्रिंसिपल दैट द अपर रिपेरियन स्टेट मस्ट ऑब्टेन consent of lower riparian state for any construction activity with reservoir on the river कावेरी। इस एग्रीमेंट के अंदर ये प्रिंसिपल यहाँ पर फिक्स किए गए थे कि अपर रिपेरियर स्टेट लोअर रिपेरियर स्टेट परमिशन के बिना
कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कावेरी रिवर पर नहीं करेगा। स्पेशली कावेरी रिवर पर जो रिजर्वर डैम बना दिए जाते हैं वो नहीं बनाया जाएगा विदाउट लोअर रिपेयरिंग स्टेट के। Kaveri water dispute between Karnataka and Tamil Nadu began in 1974 when Karnataka started diverting water without Tamil Nadu's consent. कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कावेरी वाटर डिस्प्यूट जो स्टार्ट होता है 1974 से स्टार्ट होता है, क्योंकि उस टाइम पर कर्नाटक स्टेट विदाउट तमिलनाडु स्टेट के कंसेंट के वाटर को डाइवर्ट करना इसने स्टार्ट कर दिया था। ड्यू टू डिस्प्यूट द कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल वाज एस्टेब्लिश इन 1990 टू रिजॉल्व दिस इशू। तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए 1990 में कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल इस्टेब्लिश किया जाता है। इट टुक अबाउट 17 years फॉर द CWDT टू रीच अ फाइनल ऑर्डर इन 2007 which outlined the sharing of Kaveri water among the 4 riparian states. फाइनल ऑर्डर जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल का आता है वो 17 years के बाद 2007 में आता है, जिसके अंदर कावेरी वाटर शेयरिंग से रिलेटेड प्रोविजन किए गए थे। इन स्ट्रेस ईयर्स वाटर वुड बी शेयर्ड ऑन अ प्रो रेटा बेसिस। कोई भी अगर स्ट्रेस ईयर्स होता है, रेनफॉल अगर लैक होता है, तो उस टाइम पर वाटर शेयरिंग जो किया जाएगा वो प्रो रेटा बेसिस पर किया जाएगा। CWDD issued its final award in February 2007, specifying water allocation among the 4 states in the Cauvery Basin, considering the total availability of 740 TMC in normal year, which allocates at Tamil Nadu 404.25 TMC, Karnataka 284 TMC, Kerala 30 TMC, Pondicherry 7 TMC. CWDD ने फाइनल अवार्ड फेब 2007 में इशू किया था, जिसमें ये स्पेसिफाई किया गया था कि जो वाटर एलोकेशन होगा कावेरी रिवर का 4 स्टेट के लिए, वो तमिलनाडु के लिए 404.25 TMC, कर्नाटक के लिए 284 TMC, केरला के लिए 30 एंड पुडुचेरी के लिए 7 TMC यहाँ पर फिक्स किया गया है। In 2018, the Supreme Court declared the Kaveri a national asset and largely upheld the water sharing arrangement determined by CWDD. 2018 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कावेरी वाटर को नेशनल एसेट डिक्लेयर किया गया और CWDD के द्वारा जो वाटर शेयरिंग अरेंजमेंट किए गए हैं उनको अपहेल्ड करने के लिए इसने कहा है। एट मीन्स CWDD के जो वाटर एग्रीमेंट है उसको फॉलो करना हर स्टेट की ड्यूटी है। इट ऑल्सो डायरेक्टेड द सेंटर टू नोटिफाई द कावेरी मैनेजमेंट स्कीम। सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को डायरेक्ट किया था कि वो कावेरी मैनेजमेंट स्कीम नोटिफाई करें। आफ्टर दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई द कावेरी वाटर मैनेजमेंट स्कीम इन जून 2018, कॉन्स्टिट्यूटिंग द कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी। जून 2018 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कावेरी वाटर मैनेजमेंट स्कीम जो भी थी इसने नोटिफाई किया और इस स्कीम के अंडर कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी मेकिंग की गई एंड कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी भी यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट की गई। गैप बिटवीन एलोकेशन फॉर हेल्थ आउटकम्स इन स्टेट। व्हाट इज इशू? Currently, 2 major centrally sponsored schemes (CSS) initiatives are being pursued by central government to strengthen physical health infrastructure in states. इंडिया के वेरियस स्टेट के अंदर फिजिकल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करंट में 2 मेजर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम पर फोकस कर रही है। अब ये 2 मेजर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या है? प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन PMABHIM, क्योंकि ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ करने के लिए है। नंबर 2 ह्यूमन रिसोर्स फॉर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन HRHME, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के लिए ह्यूमन रिसोर्स की ये बात करता है। व्हाट इज PMABIM एंड HRHME? PMABIM is aimed at building health and wellness centers, developing block level public health units and having integrated district public health laboratories and critical care hospital block in each district. PMABIM का जो मेन एम है वो ABHWC बनाना, BPHU, IDPHL, CCHB इस्टेब्लिश करना है। ABHWC आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर इसके अंडर इस्टेब्लिश किए जाते हैं।
BPHU इट मीन्स ब्लॉक लेवल पब्लिक हेल्थ यूनिट मेकिंग किया जाते हैं ब्लॉक लेवल पर। IDPHL इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरीज एंड CCHB क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इनेक्ट किए जाते हैं। द गोल इज टू इम्प्रूव इंडियाज प्रिपेयर्डनेस फॉर फ्यूचर इमरजेंसी सच एज पेंडेमिक। किसी भी इमरजेंसी सच एज पेंडेमिक के टाइम पर प्रिपेयर्डनेस को इम्प्रूव करना इसका मेन एम है। HRHME initiative strives to scale up medical personnel by establishing new medical, nursing and paramedical college and also encouraging seat in colleges. HRHME ये एक इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है जो कि मेडिकल पर्सनल को स्केल अप करने के लिए है और न्यू मेडिकल, नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज इस्टेब्लिश करना इसका मेन एम है। Another important aspect is to also strengthen and upgrade a district hospital and attach them to newly established medical college at the district level. Another important aspect जो HRHME का है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को स्ट्रेंथन करना और उन्हें अपग्रेड करना है। Low fund utilization. Estimate of central expenditure on this initiative in the last 3 budget indicate a lackluster performance in fund absorption. ये जो अभी सेंट्रल स्कीम्स हैं इन पर जो एक्सपेंडिचर किया जा रहा है एक्सपेंडिचर एस्टिमेट वो बहुत ही लो है। इन PM अभिम द रेशो एक्चुअल एक्सपेंडिचर टू बजट एस्टिमेट ऑफ CSS component was only around 29% in 2022-23. In 23, the revised estimate was about 50% of budget estimate but expected to be lower in actuals. एक्चुअल एक्सपेंडिचर का रेशो और बजट एस्टिमेट का जो रेशो था वो बहुत ही डिफरेंट था। इट मीन्स एक्चुअल एक्सपेंडिचर उतना नहीं किया जा रहा है जितना होना चाहिए। इन HRHME2 द यूटिलाइजेशन ऑफ फंड वाज ओनली अराउंड अ क्वार्टर ऑफ बजट एस्टिमेट इन बोथ 22-23 एंड 23-24। HRHME के अंदर भी जो फंड का यूटिलाइजेशन किया गया है वो वन क्वार्टर ऑफ बजट एस्टिमेट किया गया है, 25% किया गया है। Perhaps due to low utilization, the budget allocation for both PM, ABIM and HRHME have been slashed in full budget when compared to interim budget. interim budget से कंपेयर किया जाए तो फुल बजट में जो PM, ABIM और HRHME के लिए जो बजट एलोकेशन किया गया है वो काफ़ी स्लैश्ड हुआ है। बर्डन और ऑन स्टेट के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन इसकी वजह से रेज हो सकता है। Notably, state government will have to bear the recurring cost in maintaining the physical infrastructure built under the PM ABIM and HRHME, thus necessitating additional financial commitment. स्टेट के लिए एडिशनल फाइनेंशियल कमिटमेंट करना होगा क्योंकि इन दोनों स्कीम का जो भी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की और मेंटेन करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो स्टेट गवर्नमेंट की होगी। यूनियन गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज ओनली फॉर ड्यूरेशन ऑफ द PM ABIM स्कीम टिल 2025-26। PM ABIM स्कीम के अंडर ह्यूमन रिसोर्स सपोर्ट यूनियन गवर्नमेंट का जो सपोर्ट होगा इसके लिए वो एक ड्यूरेशन तक है 25-26 तक। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको टेकल करने की इंक्रीज हो जाएगी। द एबिलिटी ऑफ स्टेट टू प्लान एंड सपोर्ट recurring expenses beyond this period is vital for the productivity of incurred capital expenditure. स्टेट की एबिलिटी को बूस्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को सपोर्ट करना होगा। State need to create the fiscal space required to support these initiatives in addition to contributing to the other CSS and their own state health scheme. स्टेट को अपना जो फिजिकल स्पेस है उसको क्रिएट करने की नीड होगी बिकॉज इस तरह के जो इनिशिएटिव हैं उनको बेटर तरीके से सपोर्ट करने के लिए इम्प्लीमेंट करने के लिए फंडिंग बहुत ही नेसेसरी है। कंक्लूजन In sum, transforming capital expenditure allocations into effective health outcomes depend on several of its critical factors. Capital expenditure allocation को अगर हमें effective health outcome में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए critical factors होते हैं जैसे नंबर 1 fiscal capacity of state to meet additional recurring expenditure, addressing underlying structural cause of human resource shortages, improving public financial management process for executing scheme and grants. These elements will be crucial to in ensuring that the budgetary allocation for capital expenditure are productive. इन सभी एलिमेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि बजटरी एलोकेशन को इंक्रीज किया जाए। ILO स्टडी लिंक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू डिप इन लेबर इनकम। ILO की स्टडी
ये शो करती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से लेबर इनकम डिप हुआ है। व्हाट इज इशू? Inequality is on the rise as the share of labor income has stagnated worldwide and a large share of youth remain out of employment, education, or training. According to International Labour Organization (ILO), World Employment and Social Outlook September 2024 update released in Geneva on September 4, 2024. Recently, ILO की एक इंटरनेशनल एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक का एक रिपोर्ट आया सितंबर 2024 का। ये अपडेट है जो कि सितंबर 4 यानी कल जेनेवा के अंदर रिलीज़ किया गया था। इसके अंदर ये शो किया गया है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर इनक्वालिटी इंक्रीज हो रही है बिकॉज लेबर इनकम पूरे वर्ल्ड के अंदर शेयर ऑफ लेबर इनकम स्टैग्नेटेड है। जितना भी यूथ है वो आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग से आउट है। A major reason for this fall in labor income, according to report, is artificial intelligence और AI। ये जो लेबर इनकम के अंदर फॉल हुआ है, इसका मेजर इनकम जो इस रिपोर्ट में शो किया गया है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। द ILO एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन ओवर द लास्ट 2 decades across 36 countries and said that while these innovations have produced persistent increase in labor productivity and output, they can also reduce the labor income share। ILO ने जो ये रिपोर्ट रिलीज किया है इसके लिए इसने अबाउट 36 कंट्रीज के अंदर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं लास्ट 2 डिकेड में, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की वजह से क्या क्या इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट सोसाइटी के अंदर रेज हुए हैं, उससे रिलेटेड यहाँ पर ये डाटा एनालाइज किया है। और इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो इनोवेशंस है, इस इनोवेशंस की वजह से लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुआ है, बट यहाँ पर लेबर इनकम शेयर काफ़ी साथ में रिड्यूस हुआ है। लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुआ है बट लेबर इनकम शेयर रिड्यूस हुआ है। की पॉइंट्स ऑफ द रिपोर्ट: COVID-19 worsened inequalities. The report also indicated slow progress on key sustainable development goal as their 2030 deadline approach। क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो डेडलाइन है वो 2030 है। रिपोर्ट ने ये इंडिकेट किया है कि टारगेट को अचीव करने में जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी स्लो है। द स्टडी रिवील्ड दैट द ग्लोबल लेबर इनकम शेयर विच रिप्रेजेंट द पोर्शन ऑफ टोटल इनकम अर्नड बाय वर्कर्स fell by 0.6 percent points from 2019 to 22 and has since remained flat, compounding a long-running downward trend। स्टडी रिवील करता है कि ग्लोबल लेबर इनकम शेयर 0.6 परसेंट पॉइंट से फेल हुआ है। इट एडेड दैट द COVID-19 पैंडेमिक वॉज अ की ड्राइवर ऑफ द डिक्लाइन विद नियरली 40% ऑफ रिडक्शन इन द लेबर इनकम शेयर ऑक्यूरिंग ड्यूरिंग द पैंडेमिक ईयर ऑफ 2020-22। COVID-19 पैंडेमिक भी इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि इस डिक्लाइन की वजह से 40% लेबर इनकम शेयर रिडक्शन हुआ है पैंडेमिक की वजह से। द क्राइसिस exacerbated existing inequalities, particularly as capital income countries to concentrate among the wealthiest, undermining progress towards Sustainable Development Goal 10, which aim to reduce inequality with and among countries। इस पैंडेमिक क्राइसिस की वजह से इनक्वालिटी भी पूरे वर्ल्ड लेवल पर इंक्रीज हुआ है और पर्टिकुलरली कैपिटल इनकम कंट्रीज के अंदर इनकम रेज इंक्रीज हुआ है और पुअर कंट्रीज के अंदर इनकम डाउन हुआ है। सो थैंक्स।